तो आज का ये लेक्चर बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर है। तो सर डेनियल बर्नौली साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये थ्योरम डिराइव की थी। तो एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे और फिजिसिस्ट भी थे। तो उन्होंने थ्योरम डिराइव की थी। तो सर डेनियल बर्नौली जो थे उनको हम पहले याद करते हैं। सर डेनियल बर्नौली मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने डिराइव की थी। तो ये जो लेक्चर है ये उनको समर्पित है, ठीक है, सर डेनियल बर्नौली को, क्योंकि हम उन्हीं को याद करते हुए ये लेक्चर हम कर रहे हैं। तो सर डेनियल बर्नौली तो ये थे। उन्होंने एक कुछ एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम का यूज करके एक फॉर्म डिराइव की थी, जिसे हम बर्नौलीज थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फॉर्म होती किस तरह से है, वो फॉर्म बुक में इस तरह से लिखी रहती है: प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इस फॉर्म में लिखी रहती है थ्योरम। यहाँ पे इनका जो मतलब है, यहाँ पे P का मतलब है प्रेशर, रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, G इज द एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी एंड जो यहाँ पे H है वो है दो वाटर कॉलम्स के बीच की हाइट, या जो वाटर फ्लो हो रहा है, यदि वो कम हाइट से ज़्यादा हाइट में फ्लो हो रहा है, ज़्यादा हाइट से कम हाइट में फ्लो हो रहा है, तो उस केस में H है, मतलब किस साइड से किस साइड में वाटर जा रहा है। तो ये जो पूरा है, यदि हम किसी फ्लूइड के लिए ये कैलकुलेट करें किसी पॉइंट पर, यदि किसी पाइप में फ्लो हो रहा है या कहीं भी फ्लो हो रहा है, तो हम यदि किसी कोई भी दो पॉइंट पर हम ये डिराइव करें, कैलकुलेट करें किसी दो पॉइंट पर फ्लूइड के मोशन के पाथ में, तो ये कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। और कांस्टेंट आने का मतलब क्या है इसका, यानी कि मान लीजिए कि फ्लूइड बह रहा है और किसी दो पॉइंट पर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ गया, तो ये कांस्टेंट रहेगा। उसके लिए क्या होगा, इन जो बाकी दो क्वांटिटीज है इन दोनों में से कुछ ना कुछ घटेगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे हम ये देखें 3 + 2 = 5 होता है, ठीक है। अब यदि हमें 3 को बढ़ाना है और ये सेम रखना है, तो 2 को घटाना पड़ेगा। तो 3 को बढ़ा के हमने 4 कर दिया और 2 को बढ़ा के हमने 1 कर दिया, तो ये रहा 5, ठीक है। इस तरह से ये एक मतलब, क्योंकि कांस्टेंट होता है, अब कांस्टेंट जो होता है आइडियल केस में होता है, ठीक है, कि एक मतलब बहुत आदर्श स्थिति को हम यदि देखें, क्योंकि जो ये थ्योरम डिराइव की गई है ये क्या मान के की गई है, ये हम जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो थ्योरम है ये इसमें एजम्पशंस क्या लिए गए हैं, ठीक है, तभी इस केस में ये कांस्टेंट आते हैं। तो आइए इस थ्योरम को डिराइव करने की तरफ बढ़ते हैं। तो बुक में जो हमें आइडियल फिगर दे रखा होता है, एक इस तरह का कुछ फिगर दे रखा होता है बुक्स में, तो इसी को लेकर हम डिराइव करेंगे। काफी अनप्रैक्टिकल फिगर है, ऐसा पाइप तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये जिसकी आगे ज्यादा मोटाई है और पीछे कम मोटाई है, वैसा पाइप मैंने अभी तक नहीं देखा। कभी आगे जाकर मिले तो तब जाके हम बर्नौली थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बुक में जो बातें लिखी होती है, बुक में जो डेरिवेशन किए गए होते हैं, वो काफी अनप्रैक्टिकल सिचुएशंस को लेकर किए गए होते हैं, और लेकिन हमें लगानी किसमें, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। तो ये काफी कॉन्ट्रडिक्शन होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस कॉन्ट्रडिक्शन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकें। तो हम देखते हैं कि अच्छा ये जो थ्योरम है, जैसे कि मैंने बताया, ये एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम है एक तरह से, ठीक है ना। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है ना, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओके। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो है, ठीक है ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये एक सेक्शन लिया गया है पाइप का, ठीक है, ऐसे ये एक सेक्शन लिया गया है, जैसे बहुत लंबी पाइप है कोई, ठीक है, उसका एक सेक्शन लिया गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि यदि पाइप बहुत लंबी है तो ये इसका ऐसा कैसे सेक्शन हो सकता है, पीछे से मोटा और आगे से पतला,
खैर बुक में जो भी दिया होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो पानी पीछे से आ रहा है, ठीक है, वो इस एरिया पर, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर P1 प्रेशर लगा रहा है, और जो पानी इसके आगे है, इस पॉइंट के आगे, वो इस पॉइंट पर P2 प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के एरिया A2 है, इस पॉइंट के इस ये जो है पाइप पे ये वाला मुंह, इसका एरिया और क्रॉस सेक्शन A1 है, इस मुंह पर जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो A2 है। तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर फोर्स कितना होगा, ठीक है ना, इस एरिया क्रॉस सेक्शन पर फोर्स कितना होगा। तो हम इधर लिखें, इसे हम थोड़ा नेम कर देते हैं, इसे मान लेते हैं L, इसे मान लेते हैं M, ठीक है। तो फोर्स एट फेस L, ठीक है। L फेस पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, प्रेशर, यानी कि प्रेशर यहाँ पे कितना है P1, इसलिए हम P1 लिखते हैं, और एरिया A1, प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। और सेम चीज हम सिमिलर चीज यही लिख सकते हैं, फोर्स एट फेस M, जो M फेस पर जो फोर्स लग रहा है इधर से, जो आगे पानी है उससे, ठीक है, तो वो कितना लगा रहा है इस पर, वो लगा रहा है एट M, ठीक है, वो लगा रहा है P2 इंटू A2, यानी कि उसका प्रेशर और इस एरिया क्रॉस सेक्शन का मल्टीप्लिकेशन, इसके बराबर फोर्स लग रहा है इस पर इधर की साइड, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स का कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब हमने माना कि टी टाइम में, ठीक है ना, हमने t इक्वल टू 0 पर ये क्रॉस सेक्शन देखा, और फिर हमने t इक्वल टू t पर, ठीक है ना, किसी समय पर हमने दोबारा क्रॉस सेक्शन देखा, तो मतलब सर ये सेक्शन देखा, तो हमने जाना कि यहाँ पे जो पानी था, इतना जो पानी था वो थोड़ा आगे बढ़ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो पानी था थोड़ा आगे बढ़ गया है, और यहाँ पे किस रेट से पानी चल रहा है, यहाँ पर जो पानी की चलने की स्पीड है इस एरिया में वो कितनी है, V1 है, ठीक है। इस एरिया में पानी की चलने की स्पीड है V2, ठीक है। तो यहाँ पे V1 है, यहाँ V2 है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसी का यूज करके हम लिखते हैं कि कितना t टाइम में कितना इस चल दिया है, तो t टाइम में चल दिया है V1 इंटू टी, ठीक है ना। मान लीजिए इतना ये चल दिया है V1 इंटू टी, यहाँ पे जो ये चला है वो चला है V2 इंटू टी, ठीक है। ये वो डिस्टेंस है जो यहाँ का पानी t टाइम में चला है, और ये वो डिस्टेंस है जो इधर का पानी t टाइम में चला है। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वर्क डन। तो इसके जो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा था इस P1, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था इस P1 प्रेशर के द्वारा, उसने कितना वर्क डन किया, तो उसे निकालने के लिए हम इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिस्टेंस में, सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। तो ये करते हैं, तो हम नीचे लिखेंगे वर्क डन बाय P1 इंटू A1, यानी कि फोर्स ने जो वर्क डन किया वो कितना होगा, बराबर P1 इंटू A1 इंटू V1 इंटू T। सिमिलरली वर्क डन बाय P2 इंटू A2, तो वो कितना होगा, P2 इंटू A2 इंटू V2 इंटू T। ओके, तो ये हमने लिख दिया कि इस फोर्स के द्वारा वर्क डन ये होगा। अब क्योंकि पानी में वजन है, तो पानी का जो नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है, ठीक है ना, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है पानी पर वो mg है। अब क्योंकि ये जो फोर्स है ये जो पानी के चलने की जो डायरेक्शन है, ठीक है, उसके ये परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए इस फोर्स को हम काउंट नहीं करेंगे। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन B, ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका वर्क डन में कंपोनेंट 0 होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमने इन दो फोर्सेस के द्वारा वर्क डन लिखा। हमने लिखा कि ये जो प्रेशर लग रहा है P1 और P2, ये कितना वर्क डन कर रहे हैं। अब हम लिखते हैं कि जो ये इसका वेट है mg, इसकी वजह से इसका कितना वर्क डन हो रहा है। तो हम मानते हैं कि मान लीजिए टी टाइम में फ्लूइड यहाँ से चलकर यहाँ पहुंच गया, और जो ये वाला फ्लूइड था हम, ठीक है ना, ये कितना, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ये 3 सेक्शन हमने बनाए, ठीक है।
तो हम देखेंगे कि जो टी टाइम में था यानी कि 0 से टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक की यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो वर्क डन बाय और ये mg कौन सा है, ठीक है ना। इस एरिया में जितना ये जो जितना पानी आगे बढ़ा, ठीक है ना, उसने जो वर्क डन किया उसे हम डेल्टा एम लिख रहे हैं। तो वो कितना वर्क डन होगा यदि हम देखें तो यदि हम सीधे सीधे कैलकुलेट करें mg h2 माइनस mg h1, तो डेल्टा m h2 माइनस h1 g। तो ये वो वर्क डन है जो ग्रेविटी के द्वारा किया गया इस पानी पर, ठीक है। अब हम सभी तरह के वर्क डन को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा वर्क डन, सबसे पहले वो वर्क डन जो ये जो उसके एंड से प्रेशर लग रहे हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क डन लिखते हैं। तो जो टोटल वर्क डन होगा इस पे वो क्या होगा आप देख सकते हैं। तो हमने लिखा था टोटल वर्क डन T1 इंटू A1 इंटू V1 इंटू T, ये इस डायरेक्शन में है। ये वाला जो इधर लग रहा है वो उल्टे डायरेक्शन में होगा, तो माइनस होगा माइनस T2 इंटू A2 इंटू V2 इंटू T, ठीक है। और ये प्लस करेंगे इसे, तो प्लस डेल्टा M H2 माइनस H1 G। तो ये टोटल वर्क डन है। इसे हम इक्वेट करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी किसकी, पूरे की नहीं, जो जितना आगे बढ़ा टी टाइम में जितना फ्लूइड आगे बढ़ा उसकी। तो फ्लूइड मान लीजिए डेल्टा m मास का फ्लूइड आगे बढ़ा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी डेल्टा m हाफ डेल्टा m इंटू वी स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V1 है, ठीक है। तो हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाफ m V2 स्क्वायर यहाँ पे होगी और हाफ m V1 स्क्वायर इधर होगी। तो हमने दोनों का डिफरेंस निकाल दिया है। अब इसको हम इक्वेट करेंगे और देखेंगे कि इसे हम क्या डिराइव कर सकते हैं। तो आइए इक्वेट करते हैं इसे। मैं डायग्राम पर रफ कर रहा हूँ, ये काफी अनप्रैक्टिकल डायग्राम था, खैर जो भी होगा। ऊपर लिखते हैं P1 A1 V1 T माइनस P2 A2 V2 T प्लस डेल्टा M H2 माइनस H1 G बराबर हाफ डेल्टा M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने लिखा। ओके, तो ये हमने लिखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है A1 B1 T1, ठीक है ना, इसको हम मास में और डेंसिटी के टर्म्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने अच्छा, क्योंकि ये एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है, तो जितना मास इस एंड से फ्लो हो रहा था उतना ही इस एंड से निकलेगा, ठीक है ना। तो मतलब जितना मास यहाँ से गया उतना ही मास उधर से निकलेगा। तो यदि हम इसको देखें तो इधर से मास कितना गया था, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वॉल्यूम हो गया, क्योंकि सिलेंड्रिकल पाइप मान रहे हैं हम, तो एरिया इनटू वॉल्यूम, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम हो गया। और वॉल्यूम में डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे फ्लूइड की, तो वो मास हो जाएगा। रो इनटू A1 V1 T इक्वल टू रो A2 V2 T। तो T से T कट गया, ठीक है। तो A1 V1 और T से T काटिए मत इधर। तो A2 V2 T को आप लिख सकते हैं A2 V2 T और A1 V1 T, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ओके। तो जो डेल्टा M जो मास था जो इधर से गया, ठीक है, उसको पहले हम लिखते हैं, तो हो जाएगा रो 2
सॉरी रो इंटू A1 इंटू V1 इंटू टी। तो ये जो A1 V1 T है इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा M अपॉन रो, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। सिमिलरली जो इधर A2 V2 T है इसको हम डेल्टा M अपॉन रो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम मास गया है, ठीक है ना, जो मास पानी का इधर से गया है वो ही उधर निकलेगा, बीच में किसी भी तरह का कोई छेद नहीं है पाइप में। तो ओके, तो ठीक है ना, डेल्टा एम ठीक है। अब देखिए डेल्टा एम RHS और LHS दोनों में कॉमन आ सकता है, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो P1 प्लस P1 माइनस P2 और रो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखें कि क्या होगा इधर। मैं नीचे वाला पोर्शन रफ करता हूँ और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 प्लस रो H2 माइनस H1 G बराबर रो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। तो P1 प्लस, ठीक है, आप ये जो नेगेटिव क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, इसको आप उधर ले जाइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो P1 प्लस रो G H2 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो G H1 प्लस हाफ रो V1 सॉरी V2 स्क्वायर, ओके। अच्छा, आप कहेंगे कि यहाँ पे पूरा 1 1 में चल रहा है, यहाँ पे H2 आया, तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो हमने हाइट ली थी वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होती हुई ली थी। यदि हम पाइप को इस तरह लें कि पानी स्पॉन्टेनियसली फ्लो हो रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है पानी, तो उस केस में जो H1 है यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, H2 छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसे लेकर कर सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे H1 आ जाएगा और उस केस में यहाँ H2 आ जाएगा, क्योंकि हमें जो वर्क डन लेना है, क्योंकि पानी खुद से नीचे जाएगा फिर, ठीक है। तो उसमें जो उसका जो वजन है mg, उसके द्वारा वर्क डन होगा, ठीक है। तो कितना होगा H2 माइनस H1 माइनस H2। तो इसे आप इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं, यहाँ 2। तो आप देख सकते हैं कि यही सेम क्वांटिटीज उधर रिपीट हो रही है, बस इनके इंडिसेस बदल गए हैं। तो हम लिख सकते हैं P1 सॉरी P प्लस हाफ ठीक है। तो ये बर्नौलीज थ्योरम होती है, ये किसी भी बहते हुए फ्लूइड में लगती है, ठीक है ना। अब यदि आप देखें यहाँ पे बहुत ध्यान से, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पाइप है जो हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, जिसमें कोई भी हाइट डिफरेंस नहीं है। तो उस केस में जो H है H2 माइनस H1 है जो वो 0 हो जाएगा, और उस केस में क्या होगा P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। यानी कि आपने पढ़ा था कि यदि हाइट सेम है वाटर की, किसी भी दो ग्लास में पानी की हाइट सेम है, नो मैटर उसकी उनकी शेप क्या है, तो उसके जो उसका बॉटम है तल है, उस पर प्रेशर सेम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि फ्लूइड वो स्टेशनरी होता है, यदि फ्लूइड बह रहा होता है तो उसमें प्रेशर डिफरेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्रिएट हो जाता है, यदि वो हॉरिजॉन्टल पाइप है तो। अच्छा, यदि फ्लूइड नहीं बह रहा, ठीक है ना, तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो क्या होगा, रो जी एच बराबर होगा। जैसे कि हम हाइड्रोडायनेमिक्स में हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, रो प्रेशर बराबर रो इंटू जी इंटू एच। तो ये सारी चीजें हैं, इस आप इक्वेशन से बहुत कुछ देख सकते हैं। तो आइए इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे निकल के आती है कि जैसे कि मैं शुरू में बताया था कि यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करें, ठीक है, तो ये क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो हाइट तो बढ़ नहीं सकती, इस चीज हाइट तो बढ़ेगी नहीं अनलेस हम उसे कुछ हिलाई डुलाई नहीं। तो होगा क्या कि प्रेशर बढ़ाने पर ये चीज घट जाएगी, ठीक है ना, ये चीज घट जाएगी, ये नहीं कुछ चेंज होना चाहती है, ये बढ़ेगी तो इसे घटना पड़ेगा, यानी कि वेलोसिटी उस रीजन में घट जाएगी, ठीक है।
एरिया वेलोसिटी को किसी एरिया में कोई फ्लूइड बह रहा है और उस रीजन में किसी क्षेत्र में उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, तो उस एरिया पर उस फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, बहुत सारे अब हम कुछ इसके एप्लीकेशन हम यहाँ डिस्कस करते हैं और कुछ वीडियो एनिमेशन के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम अभी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम 2 बैलून लेंगे। ठीक है, 2 बैलून को हम लटकाएंगे, उनके बीच में से एयर पास करेंगे, तो आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन देखिए कि क्या होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं। तो इस प्रयोग में हम देखेंगे कि आपके सामने गिरधर खड़ा हुआ है। इसमें इसके दाहिने हाथ में ऑरेंज बैलून है और बाएं हाथ में सफ़ेद बैलून है। अब मैं इनसे बीच में जो 2 गुब्बारे हैं इनके बीच में फूंक मारने के लिए कहूँगा और देखते हैं क्या होता है। अब गिरधर इनके बीच में फूंक मारो। तो आपने देखा जैसे गिरधर ने इनके बीच में फूंक मारी तो दोनों गुब्बारे आपस में चिपक गए। एक बार और फूंक मारो गिरधर। ठीक है ना, तो आपने दोबारा देखा कि जब इन्होंने बीच में फूंक मारी, तेज फूंक मारी, तो दोनों गुब्बारे साइड में चिपक गए। तो ये एक प्रयोग था। एक्सपेरिमेंट देखा, उसको किस तरह से हम बर्नौलीज थ्योरम की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये 2 बैलून्स थे, इनके बीच में जब एयर ब्लो नहीं की जा रही थी तब जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था और उनके राइट और लेफ्ट में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था। जैसे हमने इनके बीच में एयर ब्लो की तो एयर ब्लो करने से क्या हुआ, यदि हम इनके बीच में बर्नौलीज थ्योरम लगाएं, ठीक है ना, तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो एयर थी, यदि यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करें तो यहाँ पे एयर ब्लो करने से पहले और एयर ब्लो करने के बाद, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम जो है वो एक सिंगल इक्वेशन नहीं है, उसके एक सिंगल ये 3 टर्म नहीं है, उसके लेफ्ट में भी है राइट में भी है। ठीक है, तो हमें हमेशा 2 जगह अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले या 2 केस में, 2 जगह 2 केस में। तो पहला केस जब एयर ब्लो नहीं की जा रही थी और दूसरा केस जब एयर ब्लो की गई। तो जब पहले केस में था, पहले केस में देखिए यहाँ पर जो प्रेशर था वो P0 था। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर था, यदि हम बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे तो पहले केस में प्रेशर था P0 और जो वेलोसिटी थी एयर की थोड़ी बहुत जैसे हमारे हवा चल रही होती है तो v²। दूसरे केस में जैसे हमने यहाँ की वेलोसिटी बढ़ाई, ठीक है ना, v1, तो जो v2 है वो v1 से बड़ा है। तो यदि हम देखें यहाँ 10 हाफ रो v2², तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी को बढ़ा दिया। होगा क्या कि जो प्रेशर होगा उस एरिया में, उस रीजन में, वो ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो हो जाएगा P। मान लीजिए कोई भी हमने एक नाम दे दिया P, तो इस एरिया में प्रेशर कम हो गया। इस एरिया में प्रेशर कम होने की वजह से जो इसमें रिजल्टेंट प्रेशर बचा उसकी वजह से इसमें एक फोर्स लगेगा इधर की साइड, और इधर से भी इसमें एक फोर्स लगेगा, क्योंकि साइड में जो प्रेशर था वो सेम था, उसमें तो कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं। तो इस तरह से जो बैलून्स हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। हम दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि जो एटोमाइजर होता है, एटोमाइजर मतलब जो स्प्रे की मशीन होती है या पेंट करने की मशीन होती है या मच्छर भगाने की जो के लिए जो स्प्रे छिड़कने की मशीन होती है, तो वो किस तरह से बर्नौलीज थ्योरम क्या एक एप्लीकेशन होती है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे अभी। तो आइए, तो ये सिचुएशन है इधर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बॉटल है जिसके पीछे का मुंह काफी बड़ा है और आगे जो निकलने वाला मुंह है ये वाला, ये सबसे ऊपर वाला, ये काफी छोटा है। तो ये एक एयर ब्लोअर है जिससे कि काफी तेज वेलोसिटी से एयर ब्लो की जाती है। तो ये मैंने इसके पीछे कनेक्ट किया है। अभी जब मैंने मशीन ऑन नहीं की है और मैं पिस्टन दबाता हूँ तो कोई भी पानी नहीं निकल रहा, क्योंकि जो यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस है वो कंसिडरेबली उतना ज्यादा नहीं है। हालांकि इसका जो पाइप है पानी में डूबा हुआ है, तो आप थोड़ा H₀G करके कुछ लिख सकते हैं, P0 + H₀G, और यहाँ पे P0। तो ये जो H₀G इतना ज्यादा नहीं है कि यहाँ से पानी को उठा देगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कंसिडरेबली काफी कम होना चाहिए, जिससे कि ये जो प्रेशर है ये इतना सफिशिएंट हो जाए कि पानी इसके ऊपर तक आ जाए। और एक बार पानी इसके ऊपर तक आ गया तो जो एयर आ रही है वो उसे उड़ा के ले जाएगी। तो जब मैं इसको ऑन करता हूँ, अभी मैंने इसे दबाया नहीं है, ठीक है, तो जैसे ही पिस्टन को दबाता हूँ तो आप देखिए, ठीक है, आपको पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान से एक और चीज देखिएगा, जैसे जैसे
इस एयर की स्पीड कम होती जाती है, तो पानी की जो निकलने की स्पीड है और जो पानी की मात्रा है, जितने पानी निकलता है, वो भी कम होता जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर दोबारा से बढ़ता चला जाएगा और उसी डिफरेंस पर पहुंच जाएगा जिस डिफरेंस पे अब है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था इसका। इसमें दूसरा एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं। ये एक मच्छर भगाने की मशीन है, ठीक है, जिसमें पीछे पिस्टन लगा हुआ है और इसके यहाँ पर पानी भरा जाता है। ये जो पाइप है ये यहाँ से जुड़ी हुई है और इसमें यहाँ पे पानी भरा जाता है, ये इसमें डूबा रहता है। ये जो इसकी हवा है ये इसके बिल्कुल सामने से इधर से निकलती है। तो जब इसके सामने से हवा निकलेगी तो इस एरिया में काफी कम प्रेशर वाला एक रीजन क्रिएट हो जाएगा। और क्योंकि इसके नीचे जो पानी के नीचे जो ये पाइप डूबा हुआ है, इसमें जो प्रेशर है वो सेम रहेगा, तो प्रेशर डिफरेंस एक क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी ऊपर खींचा चलाएगा, पानी पर फोर्स लगेगा, पानी ऊपर खींचा चलाएगा और यहाँ पे आने पर इस हवा के साथ उड़ जाएगा। तो इस पे पानी भर के ट्राई करते हैं इसे। तो हमने इसमें पानी ले लिया है, ठीक है, इसे हम ट्राई करते हैं। तो अभी आप देखिए, जब मैं इसमें हल्की हल्की हवा ब्लो कर रहा हूँ तो इसमें कोई ज्यादा खास पानी नहीं निकल रहा और बल्कि कोई पानी नहीं निकल रहा। जैसे मैं इसमें तेज एयर ब्लो करूंगा तो देख सकते हैं इसमें से पानी की बौछार निकल रही है। ठीक है, तो ये एक तरह की स्प्रे मशीन है। इसमें क्या होता है कि पानी जैसे आप तेज हवा से यहाँ ब्लो करते हैं तो उस हवा की वजह से, तेज हवा की वजह से यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पे और पानी के नीचे, जिससे कि पानी ऊपर खींचा चला आता है, हवा से उड़ जाता है। तो ये एक बर्नौलीज थ्योरम का दूसरा एग्जांपल। आइए एक तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इनको हटाता हूं। से प्रयोग को आप घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कांच का कप चाहिए और इसके बाद एक प्लास्टिक की कागज की स्ट्रॉ चाहिए। अब इसके पीछे छेद करके इसे दसा दीजिए, थोड़ा सा इसे अंदर तक रखिए और ये एक बलून है, इसे इसके मुंह पर या कहीं से हटा दीजिए। तो अभी देखिए, जब मैं इसे टच करके इसे उठाने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं उठता। ठीक है, अभी नहीं उठ रहा है। अब जब मैं इसमें एयर ब्लो करूंगा, यहाँ से मैं हवा डालूंगा इसके अंदर, मैं इसमें हवा डालूंगा यानी कि इस पाइप में यहाँ से यहाँ पे एयर ब्लो करूंगा, तो आप क्या सोचते हैं क्या होगा? आप सोच सकते हैं कि जो बलून है वो दूर भाग जाएगा या गिर जाएगा नीचे। ठीक है, तो मैं इसे हाथ में पकड़ के करता हूँ, तो बैलून नीचे गिर सकता है या दूर भाग सकता है, क्योंकि पीछे से एयर का प्रेशर लगेगा। लेकिन जो हम देखते हैं वो थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमें समझ में आ जाता है ऐसा क्यों होता है। आइए देखते हैं इसे करके। तो आपने देखा, जैसे मैंने इसमें एयर ब्लो की तो ये चिपका रहा और जब जैसे ही एयर ब्लो होनी बंद हुई तो ये गिर गया। आइए दोबारा करते हैं। मैं इसमें हवा खींच नहीं रहा हूँ, इसमें हवा में फूंक रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ होगा? ठीक है, इस पे जरा आप सोचिए, विचार कीजिए और फिर बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। खैर, यही काम हम जरा एक दूसरे ग्लास के साथ करके देखते हैं। हमारे पास एक और ग्लास है जिसमें हमने दो झिल्ली काटी हुई है, दो स्लिट्स काटी हुई हैं। इसमें हम इस पाइप को इंसर्ट करेंगे। पाइप को इंसर्ट करने के बाद सेम काम हम इसके साथ करेंगे और आइए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये पाइप ये इसके साथ नहीं चिपक रहा, तो मैं इसे जमीन पर बैठ के करता हूँ और इसके ऊपर रखता हूँ। अब देखिए, ठीक है, तो ये चिपक नहीं रहा बल्कि इससे उल्टा है। लेकिन जब यही काम हम इसके साथ करते हैं, देखिए,
ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही इसमें आप एयर ब्लो करते हैं तो आसपास के, तो इस ये जो एरिया है जहाँ से हवा थोड़ी बहुत निकल रही होती है, वहां पे क्या होता है कि इसके आसपास काफी कम प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाता है, और बाहर से जो बैलून पे प्रेशर पड़ रहा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, बैलून को दबाए रखता है। जो हम इससे एयर ब्लो कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी 30 हो जाती है इस हवा की इस रीजन में। उसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो उसे दबा के रखता है, तो जिस वजह से बैलून इस पे ऐसे निकलता नहीं है। लेकिन जब हम इस झिरी कटे हुए ग्लास में करते हैं ऐसा, तो यहाँ पे एयर हवा साइड से निकल जाती है, यहाँ पे एयर की उतनी वेलोसिटी नहीं होती कि प्रेशर डिफरेंस उतना क्रिएट हो पाए। तो होता क्या है कि जो ग्लास होता है वो उठ जाता है, ठीक है। जो आसपास तब जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो इतना क्रिएट नहीं हो पाता कि बैलून को चिपकाए रखे, इसलिए ग्लास ऊपर, सॉरी, इसलिए बैलून ऊपर उठ जाता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट थे छोटे छोटे, जिन्हें आप घर पर भी कर सकते हैं, और करके आप बर्नौलीज थ्योरम को विजुलाइज कर सकते हैं कि वो किस तरह से हमारे आसपास अप्लाई हो सकती है। आइए कुछ एग्जांपल्स को और देखते हैं कि और बड़े बड़े रीजन में ये कहाँ कहाँ किस किस तरह से अप्लाई होती है। तो एक तो इसका जो एप्लीकेशन है वो वायुयानों की उड़ानों में है, ठीक है ना। जो ड्रैग लगता है, ड्रैग मतलब एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है एयरप्लेन्स में, वो बर्नौलीज थ्योरम की वजह से ही है। पंखे जो चलते हैं, जो पंखा हवा देता है और जो हवा जो नीचे आती है उसकी, वो भी बर्नौलीज थ्योरम की वजह से है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बर्नौलीज थ्योरम का एक और एग्जांपल है, एक और डेमोन्स्ट्रेशन है, जिससे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप एक कागज का ग्लास लें, ठीक है। मैं 2 कागज के ग्लास लिए हैं इधर, एक में नीचे छेद है और एक में नीचे छेद नहीं है, और एक मैंने कागज का छोटा ग्लास लिया है जिसमें नीचे छेद नहीं है, ठीक है। और एक ग्लास है जिसमें नीचे छेद भी है और साइड में भी छेद है। तो ये 4 ग्लास हैं मेरे पास, ठीक है। और इसमें मेरे पास 2 गोलियां हैं कागज की, ठीक है। तो आइए इसे देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कागज की गोली को इसमें डाल देते हैं, फिर इसके ऊपर से हमें फूंक मारनी है, ठीक है। तो फूंक मारते हैं। तो आपने देखा कि जैसे हमने फूंक मारी तो जो गोली थी वो उड़ के इसके अंदर से निकल के चली गई। ये छेद वाला ग्लास था। ये सेम गोली हम तो ये वही गोली है, और ये दूसरा ग्लास है, तो उसमें हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो गोली थी वो आगे चली गई। आइए हम ये एक्सपेरिमेंट हम इसके साथ दोहराते हैं, ठीक है। ये गोली आगे गई लेकिन थोड़ा पहले गिरी, ये ज्यादा आगे नहीं गिरी, थोड़ा पहले गिरी। अब ये काम हम इस छोटे ग्लास में करते हैं। तो अभी भी कागज की गोली आगे निकल के गिर गई। अब इसमें होता क्या है कि जो कागज की इसमें गोली होती है, जब हम इसके ऊपर से एयर ब्लो करते हैं तो इसकी जो आसपास की जो एयर है, ठीक है ना, इसमें और एयर अंदर घुसने की कोशिश करती है, क्योंकि इसमें लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। तो अंदर इसमें प्रेशर अंदर एयर घुसने की कोशिश करती है, और जो इसके अंदर कागज की बॉल है उसे उठा देती है और हवा के साथ वो बाहर फेंक जाता है। अब इसमें आप इसे एक खेल की तरह बना सकते हैं कि आप ऐसे ग्लास ले लें, ठीक है। ऐसे आप एक कागज का ग्लास ले लीजिए और ऐसे कागज की बॉल्स बना लीजिए, उससे फिर आप फूंकिए और एक टेबल पर, एक कुर्सी पर बैठकर, और देखिए कि कितनी कितनी दूर पर गिरता है। अपने आप दोस्त के साथ एक कंपटीशन कर सकते हैं कि कौन कितनी दूरी पर किसकी बॉल कितनी दूरी पर जाके गिरती है, ठीक है। और फिर इसमें आप फिजिक्स भी और लगा सकते हैं, जैसे कागज की बॉल यहाँ पे आ गई और यहाँ से फिर जाके उधर गिर रही है, तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। तो अभी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आप इक्वेशन लिख सकते हैं, फिर उसका टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, उसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं, और ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस थे बर्नौलीज थ्योरम के। इसके बाद कुछ इसके और एग्जांपल्स हैं, कुछ और प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं, तो उन्हें हम वीडियोस के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। उसके साथ इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर बर्नौलीज थ्योरम का के ऊपर जो लेक्चर था वो फिनिश हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बताया गया, जो समझाया गया, जो मैंने समझाने की कोशिश की,
वो आपको समझ में आया होगा। आप इन सब एक्टिविटीज़ को घर पे कीजिए, इनका आनंद लीजिए और बर्नौली सिरों का को जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में उतार सकें उतार सकें।